हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में अपने चैनल अवसर वाला में। ठीक है, तो आज मैं 12th क्लास की फिजिक्स लेकर के आया हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र, सॉरी कौन सा था चैप्टर का नाम था हमारा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, 12th चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, ये चैप्टर है। कूलाम के नियम तक हमने पढ़ा था। कूलाम के नियम की हम लोगों ने वो लिमिट्स पढ़ी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, अगर हाँ, ये रुका मैं इसलिए हूँ, सुल्तानपुर का कोई एक लड़का है यादव। ठीक है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, सुल्तानपुर से है, यादव करके कुछ नाम है, बानू यादव कुछ ऐसा ही नाम है। ठीक है, उसने क्लास की टाइमिंग पूछी है मात्रक एवं मापन वाले चैप्टर में। तो क्लास की टाइमिंग में बता रहा हूँ, हर दिन 11 बजे आपको क्लास मिलेगी फिजिक्स और हिंदी दोनों की। हिंदी की क्लास आपको पर डे मिलेगी और जो आपकी फिजिक्स की क्लास है वो आपको अल्टरनेट मिलेगी। आज 12th की फिजिक्स, कल 11th की फिजिक्स। जैसे कल मैंने अपलोड की थी फिजिक्स 11th क्लास की, आज मैं क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स 12th क्लास की। ये अभी अपलोड हो जाएगी और ये वीडियो आज आपको रात में मिलेगी, आज ही रात में। अभी आज तारीख है 20 तारीख को रात में 2 घंटे बाद 10 बजे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। देखो, कंपैरिजन बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड आपका गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कंपेयर करना है दोनों में। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक यही है और यही टॉपिक ही आज पढ़ाएंगे। अच्छा टॉपिक है, समझने लायक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेरिवेट करना होता है आपको, तो उसमें 3 नंबर। तो जब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आता है और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, वह और बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अभी मैं स्टार्टिंग से आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में मैंने चैप्टर में डिस्कशन भी किया जब कूलाम का नियम पढ़ाया। कूलाम के नियम से पहले इस बात को बोला था कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल आपस में तुलनात्मक हैं। अब कहेंगे सर आपने ये बात कब बोली थी? मैंने बताया जो कूलाम का ही नियम है, जो उन्होंने बोला था कि दो स्थिर आवेश था, वहाँ पे 2 स्थिर बिंदु आवेश कूलाम के नियम में था, तो वही होता है स्थिर वैद्युत बल। तो वहाँ कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण बल हमने बोला था दोनों आपस में सेम है, वही चीज़ यहाँ पे है पूरा। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया कूलाम का नियम, उससे पहले ही बोल रखा है कि आपस में तुलनात्मक हैं। दोनों का नेचर हमने बताया था एक जैसा होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया था, तो इनका हम आज क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इनके बीच में किस तरह का कंपैरिजन है। दोनों का कंपेयर करेंगे कि किस तरह का कंपेयर है। अब हम इसका कौन सा रूप देंगे, गणितीय रूप से तुलना करेंगे, मतलब फार्मूले से हम तुलना करेंगे कि न्यूटन का नियम ज़्यादा है या विद्युत आवेश बल ज़्यादा है। और कभी कभी एग्जाम में अंतर पूछता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर बताइए, तो वो अलग चीज़ है। दोनों में अंतर अलग है और दोनों में तुलना अलग है। यहाँ जो हम तुलना करेंगे वो मैथमेटिकल वैल्यू, या मतलब जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की तुलना करेंगे हम लोग। यहाँ जो तुलना करेंगे किसकी करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की, मैथमेटिकल वैल्यू की। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप उठा के तो अंतर लिख दो, तुलना और अंतर में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले फोर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था, एक कोई न्यूक्लियस मतलब नाभिक है, हमने बताया था सेंटर में इसके क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो हम आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है, हमने मान लिया एक न्यूक्लियस है, इसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब प्रोटॉन है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसा कि हमने बताया था। तो ध्यान दो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ये पार्टिकल प्रोटॉन, और ये जो नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने फिजिक्स के 12th क्लास में पढ़ा होता है, और ये मैंने आपको पहले अभी पिछली क्लास में बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होने के कारण नाभिक के सेंटर मतलब केंद्र पे होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये मैंने आपको बता रखा था। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये देखने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्तिगत कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके चारों ओर लगा रहा है, तो कैसा गति करता है, वृत्तिगत करता है। तो वृत्तीय गति करने के लिए आपको हमने पिछली इंटर की क्लासों में बताया होगा, फर्स्ट ईयर की क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो वृत्ति कोई भी अगर कण किसी भी केंद्र के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लग रहा होगा। बिना अभिकेंद्र बल के कोई भी पिंड वृत्तीय गति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेचुरली यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास एक कोई अभिकेंद्र बल होगा। क्या होगा, ये हमने मान ली इनके बीच दूरी r है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर प्रोटॉन के चक्कर लगा रहा है, तो इसको एक अभिकेंद्र बल मिल रहा होगा। तो हमने मान लिया ये इलेक्ट्रॉन के पास कोई अभिकेंद्र बल अंदर की ओर, नेचुरली ई के पास एक अभिकेंद्र बल है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र, ठीक है, बल, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता कहां से है भाई, इसका रिसोर्स क्या है। अगर हम बात करें भैया इसका रीजन क्या है, क्यों आ रहा है, तो इसके जो रिसोर्स हैं, तो इसके दो प्रकार हैं, दो प्रकार से इसको रिसोर्स मिल रहा है। अब वो रिसोर्स कौन कौन से हैं, हम उन पे टॉपिक पे बात करेंगे। तो रिसोर्स की बात करें तो आपने जब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा, पहले सोर्स की बात करें तो आपने न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रूल पढ़ा, वो क्या था, न्यूटन के हिसाब से देखो दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होगा भाई। प्रोटॉन का अपना कुछ मास होगा, हमने मान लिया mp प्रोटॉन का मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, और me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों का अपने पास अपना क्या है, मास है, द्रव्यमान है। और न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वह पिंड जिनके पास द्रव्यमान अपना है, जिनके पास द्रव्यमान है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल दिया था कि ब्रह्मांड में ऐसे पिंड जिनके पास द्रव्यमान है, तो वो सब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये न्यूटन ने दिया था। तो इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान है, तो एक तो रीजन हमारा क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो इनमें आवेश भी है, तो आवेश है, कूलाम के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास आवेश होता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन में आवेश जो है QE है, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो QE है, और हमने मान लिया जो प्रोटॉन का आवेश है वो QP है। ठीक है, तो दूसरी बात आवेश है, तो हमने दोनों को आवेश का मान दे दिया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश QE है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और प्रोटॉन के पास भी आवेश होता है, उसको हम नाम दे दिए QP। तो दोनों के पास जब आवेश है, तो अभी कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है। कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है अगर दोनों सेम कंडीशन में हैं। अगर दोनों सेम कंडीशन में हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, और अलग अलग कंडीशन में तो आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग कंडीशन में है तो आकर्षण बल लग रहा है, ये भी कंफर्म हो गया।
तो अब भैया ये कंफ्यूजन हो गया, जो हमारा सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल है उसका रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन का उसका रीजन है, या हमारा कूलाम का नियम का जो आवेश है, आवेश के कारण, मतलब अभिकेंद्र बल का रीजन क्या है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, या दूसरा कूलाम का आवेशों का नियम। ठीक है, मतलब रीजन या आवेश है, या इस पे लगने वाला जो विकेंद्र बल है उसका रीजन आवेश है या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये हम पढ़ेंगे कि भैया दोनों में कौन सा ज़्यादा है, किसकी वजह से हमको, भाई जो ज़्यादा होगा उसी की वजह से लग रहा होगा। तो जिम्मेदार कौन है विकेंद्र बल का, आवेश या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हमारे पास अब कंफ्यूजन हो गया। तो अब हम यही पता करेंगे मैथमेटिक्स, तो एक बहुत ये एक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है न्यूटन के अकॉर्डिंग मास के कारण है, और कूलाम के अकॉर्डिंग न्यूटन के अकॉर्डिंग मास के कारण है, जिसको गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोल देंगे, और कूलाम के कारण आवेश के कारण है। ठीक है, जिसको आवेशों के कारण बोल देंगे। तो समस्या क्या आई हमारी, अब हमें ये पता करना है भैया जो विकेंद्र बल है उसका रीजन कौन है। सोर्स तो दो मिल गए कि चार्ज कारण है या ग्रेविटेशनल फोर्स कारण है। तो हम इन्हीं दोनों में तुलना करेंगे भैया ये बल किसके कारण है और कौन कितना, किसका कितने गुना है, कौन कम है कौन ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, दोनों का मान रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलाम के हिसाब चलें, ठीक है, हम सीधे लिख देते हैं COU अकॉर्डिंग टू कूलाम्स। ठीक है, तो कूलाम ने जो दिया था वो क्या दिया था, Fc इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R², यही तो दिया था। ठीक है, तो K की वैल्यू हमारी हमने क्या बताई थी, 9 इंटू 10 की पावर 9, फोर्स ऑफ मतलब हमने कूलाम का फोर्स जो है, तो K की वैल्यू हमने रख दी, इंटू Q1 आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आवेश ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इंटू Q2 आवेश ऑफ प्रोटॉन, ठीक, अपान दोनों आवेशों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आवेश की दूरी हमने क्या मानी है, R, तो R²। ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मास तो अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका जो आवेश होता है वो बराबर होता है। ये एक मज़ेदार रिलेशन है भाई साहब, ध्यान देना कि वे छोटे बड़े होते हैं मास के हिसाब से, किंतु आवेश दोनों बराबर रखते हैं। अब दोनों का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो अगर हम जब दोनों का सेम होता है, तो अगर हम Fc की वैल्यू रख दें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान R²। तो इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू, और बस केवल अंतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। बाकी दोनों होता जो वैल्यू होती है सेम होती है। ठीक है, और इसी कारण क्या बोला जाता है, इनकी संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आवेशों की संख्या समान होती है, इसीलिए ये विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म है आपको, एकदम कंफर्म है। ठीक, अब समझना, डायग्राम तो हमने नहीं सेंड किया। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। तो जो हम इसकी क्या करेंगे, अब हमने पढ़ना है किसके हिसाब से, तुलना करना है किसमें किसमें, ये तो हो गया कूलाम के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के हिसाब से। तो हमने उसको दे दिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स। तो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन का नियम क्या कहता था, F1 इक्वल टू m1 इंटू m2 अपान R²। हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी लिख दूँ भाई, वरना बाद में कहो, Fc इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R²।
ये था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, G, ठीक है। तो M1 क्या हो गया तुम्हारा, Me इंटू M2 MP अपॉन R स्क्वायर। भाई इसका मास MP था, इसका Me था, दोनों की वैल्यू रख दी, तो यहाँ M1 M2 हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। तो आपको G की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, तो वैल्यू रखो, ठीक है। क्या लिखोगे, 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हमने आपको दोनों बताए हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 9.2 सॉरी, ठीक है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, ये हो गया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर कितना होता है, पता है, नहीं पता है, वाह, अभी उस दिन बताया था -27 होता है, ठीक है। इसी से हमने कंपेयर किया था कि इसमें माइनस की पावर कम है, मतलब ये भारी हो गया। तो प्रोटॉन क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन से भारी हो गया था, इसीलिए कहाँ था, सेंटर पे था, सब बताया है, पढ़ो मत बस, ठीक है। अपान क्या हो गया हमारा, R स्क्वायर। देखो अब इसके आगे अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठ जाओगे ये सारी, ठीक है, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन सेकेंड। अगर ये चीज़ें हम अब सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आधा घंटा केवल इसी के लिए चाहिए, और इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें इसकी लास्ट की सीधे वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, वो हम बताएंगे अभी क्या करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, दोनों में तुलना करना है। तो तुलना क्या करना है, तो अगर हम कर दें फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, FC अपान FN। अगर आप देखो, क्योंकि हम वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कर रहे हैं, तो पहले आप इसी को लेके आइएगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से बन जाता है, अच्छा बनता है। जब दोनों की तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का डिवाइडेशन कर देंगे। तो जब डिवाइडेशन कर दोगे तो कर दो भैया, तो FC अपान FN। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकालना है, इसका हमेशा ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम में करने बैठ जाओगे ना पूरा सॉल्यूशन ये सब मैथ का, तो आपको आधा घंटा केवल इसी के लिए चाहिए होगा। तो आपकी जो लास्ट की वैल्यू है वो आप हमेशा याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, हमेशा याद रखिएगा 2.27 इंटू 10 की पावर 39, ठीक है, 10 की पावर 39, 2.27। इसको जब बुढ़ा भाग करोगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कट जाएगा। ऊपर वाला जो हम करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2.27 इंटू 10 की पावर 39, ठीक है, 10 की पावर 39। तो हमारा क्या निकला ये। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो FC की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान देना, FC क्या होता है 2.27 10 की पावर 39 इंटू FN। कब बराबर होगा, जब 39 गुना FC का जो होगा FN। तो मतलब क्या है, आवेशों के कारण जो बल है FC, वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज़्यादा है, 10 की पावर 39 गुना, बहुत ज़्यादा हो गया ना ज़्यादा। तो मतलब क्या है, FC ज़्यादा है यहाँ पे। तो दोनों में रिलेशन ये जो है हमारा यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू आप हमेशा याद रखिए क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए 2.27 इंटू 10 की पावर 39। कई जगह ये क्योंकि 2.27 जो है 10 की पावर 39 क्या है, बहुत ही नेग्लेक्ट करने वाली राशि है, तो इसलिए इसमें 2.27 में थोड़ा कहीं कहीं अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आप अच्छी किताबें लोगे उनमें 2.27 ही आता है, ठीक है। तो अब जो आवेश नीचे लिख सकते हो, आवेशों के कारण लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 39 गुना अधिक है। इसीलिए स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 39 गुना अधिक है। इसीलिए इसमें जो लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका रीजन क्या है, रीजन,
ठीक है, ठीक है, या रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स क्या है? कूलाम के आवेश जो होता है, इसका रीजन क्या है? स्थिर वैद्युत बल जो है, मतलब अभिकेंद्र बल का रीजन क्या है? स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, यही इसका रीजन होता है। अभिकेंद्र बल इसको कौन प्रदान कर रहा है? Fc, स्थिर वैद्युत बल के कारण ही अभिकेंद्र बल उत्पन्न। ये था, छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू कूलाम, अकॉर्डिंग टू इनके। और मान लिया सपोज दैट कि एक नाभिक है जिसपे, देखो हम थ्योरी एक बार बताए दे रहे हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? रीजन लिखोगे, ये हेडिंग डालोगे, इसके बाद लिखोगे कि एक न्यूक्लियस है जिसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ठीक है, जिसका मास mp है, ठीक है, आवेश उस पर q है, इसके चारों एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चारों ओर इसके चक्कर काट रहा है, क्योंकि चक्कर काटने के लिए, वृत्ति गति करने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो मान लिया इलेक्ट्रॉन का मास me है और इस पर चार्ज QE है, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा याद रखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की चार्ज दोनों के सेम होते हैं, ये याद रखना है आपको। K की वैल्यू याद रखना है, G की वैल्यू याद रखना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 × 10⁻31, 1.67 × 10⁻27, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। जिसके कारण ये, तो हमें अब दोनों में तुलना करना है कि अभिकेंद्र बल के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, स्थिर वैद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन या अकॉर्डिंग टू कूलाम्स, Fc इक्वल टू K Q1Q2/r², वैल्यू रखेंगे, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल F1 इक्वल टू G_me/mp/r², इसकी वैल्यू रखेंगे। तो Fc/F1 इक्वल टू 2.27 × 10⁻39, तो Fc कितना आया? 2.2739। तो इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चला कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसका जिम्मेदार स्थिर वैद्युत बल होता है। और दोनों में रिलेशन ये है, ठीक है, कि Fc 10⁻39 गुना Fe के बराबर होता है, ठीक है। अभी काफ़ी चीज़ें समझने वाली हैं, ठीक है, तो ध्यान देने वाली बातें हैं ये। तो जब ये निकला, इसका मतलब रिलेशन क्या कह रहा है, समझ में आया? ये रिलेशन कहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 गुना ज़्यादा है। अब सोचो, कूलाम फोर्स जो है न्यूटन फोर्स का 10⁻39 गुना ज़्यादा है। ये कूलाम फोर्स था ना, कूलाम फोर्स न्यूटन के फोर्स का 10⁻39 गुना ज़्यादा है। मतलब वास्तव में देखा जाए, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आवश्यक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो इसको चारों ओर इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, उसके लिए अभिकेंद्र बल जो उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए क्या जिम्मेदार है? स्थिर वैद्युत बल ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, बजाय इसके कि गुरुत्वाकर्षण बल, कि गुरुत्वाकर्षण बल तो नेग्लेक्सिबल हो गया उसके आगे। तो इनके बीच क्या, अगर इनके बीच हम ये मान लें कि इनके बीच आवेश नहीं होता, तो फिर इनको अभिकेंद्र बल नहीं मिलता और ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते, कोई क्वांटम नंबर ही नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते तो ना इधर उधर ट्रांसफर उधर होता, ना इधर का ट्रांसफर इधर होता, तो कुछ होता ही नहीं, ना कूलाम का नियम बनता है, ना कुछ होता। तो अभिकेंद्र बल जो है, इसका जिम्मेदार कौन सा है? कूलाम का फोर्स जो है क्या? Fc, ठीक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। जिम्मेदार क्या है? अभिकेंद्र बल का जिम्मेदार कौन है ज़्यादा? स्थिर वैद्युत बल, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स या कुछ भी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा। अब पूछो क्यों सर, क्लास तो बहुत छोटी हो गई, इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसके बाद तुरंत मैं अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति पढ़ाऊंगा। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके तुरंत बाद जब अच्छी स्थिति उससे रिलेट करते हैं तो कोरिलेट हो जाता है आसानी से। हम आज ये पढ़ा दें और वो फिर एक क्लास बाद पढ़ाएं तो वो चीज़ कोरिलेट नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो अभी के लिए
ठीक है। जो सुल्तानपुर के बच्चे ने हमसे पूछा था कि बॉबी, नाम है बॉबी यादव, क्या नाम है भाई? बॉबी यादव। थोड़ा बहुत अगर नाम में कंफ्यूजन हो तो भाई देख लेना। सुल्तानपुर, यार सुल्तानपुर का एक ही लड़का है अभी शायद, सुल्तानपुर से बॉबी यादव ने पूछा था क्लास की टाइमिंग, तो थोड़ा हम लिख देते हैं, सही से बता दूँ भाई आप लोगों को, वरना कहोगे सर टाइम ही है। देखो अभी हो सकता है चेंज हो, एक बार मैं संडे को आप लोगों को टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा। तो जो फिजिक्स 11th क्लास का है वो 11 बजे ट्यूसडे, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे नहीं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है, 3 दिन मिलेगी। और जो फिजिक्स 12th क्लास का वीडियो है वो आपको 11 AM ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मिलेगा। हिंदी की क्लास मंडे को नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, और संडे को नहीं मिलेगी, सप्ताह के इन 5 दिन मिलेगी और 11 AM पर डे, ठीक है। तो ये है क्लास की टाइमिंग, ठीक है। बॉबी जी ने कमेंट करके पूछा, बाकी एक हम टाइम टेबल इशू कर देंगे, उससे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और अपने क्लास के जो क्लासमेट हैं उनको पहुंचाएं। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।